देखिए हम लोग क्या है कि एक 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको ये बताया था कि मैं हर फसल के 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारी दो फसलों का 100 क्वेश्चन की वीडियो आ चुकी है, सोयाबीन की और वीट की। बहुत बढ़िया वीडियो बनी है, जाके उसको देखिए। ठीक है, अब जो चल रहा है इसमें पैडी चल रहा है। ठीक है, यानी धान के बारे में हम लोग धान के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसकी धान की 2 वीडियो आ चुकी है, यानी पैडी की 2 वीडियो आ चुकी है। ये है तीसरी वीडियो, यानी ये जो है ये होने वाला है पार्ट 3। ठीक है, पार्ट थर्ड। ठीक है, यानी ये तीसरा भाग है, यानी 2 वीडियो इस पे आ चुकी है। ठीक है, अभी तक हम लोग 51 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 52 क्वेश्चन, यानी 52 क्वेश्चन से हम लोग को शुरू करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि धान में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख प्री इमरजेंस शाकनाशी है। ठीक है, अब देखिए धान में प्रयोग की जाने वाली यानी क्या है, पैडी में प्रयोग की जाने वाली। ठीक है, प्री इमरजेंस जो होते हैं और पोस्ट इमरजेंस यानी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग खेत में लगा दिए। ठीक है, धान, ठीक है, लगा दिए हैं। अब क्या है, जो खरपतवार है उसको निकलने से पहले, ठीक है, खरपतवार को निकलने से पहले जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री इमरजेंस। ठीक है, खरपतवार निकली नहीं है कि हम लोग इस दवा को डाल देते हैं कि उसमें खरपतवार ना हो धान में। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्री इमरजेंस। ठीक है, शाकनाशी, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वीडीसाइड या हर्बिसाइड। वीडीसाइड या कहते हैं हर्बिसाइड, यानी जो आपके खेत में होने वाले, ठीक है, खरपतवार को मार दे या कहते हैं वीड को मार दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वीडीसाइड या हर्बिसाइड, या हिंदी में उसे क्या कहते हैं, शाकनाशी। ठीक है, उस दवा को क्या कहते हैं, शाकनाशी। तो धान में जो प्रयोग किया जाता है प्री इमरजेंस वो है ब्यूटाक्लोर। बहुत ज़्यादा, मतलब हो ही नहीं सकता किसी के घर में, जिसके घर में खेती होती हो और ब्यूटाक्लोर का प्रयोग ना किया गया हो। ब्रैकेट में देखिए ब्यूटाक्लोर लिखा है, फिर ब्रैकेट में क्या है लिखा गया है, माचेटी। ठीक है, तो देखिए ब्यूटाक्लोर का ट्रेड नेम क्या है, माचेटी। ठीक है, समझ गए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धान में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। चौड़ी पत्ती का मतलब कि मान लीजिए कुछ इस तरह की चौड़ी पत्तियां वाले कोई खरपतवार आ गए हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार। ठीक है, अगर इसको कंट्रोल करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, 2,4-D। ठीक है, 2,4-D एक हर्बिसाइड है, यानी क्या है, ये किसको मार देता है, वीड को। जो चौड़ी पत्ती वाली जो वीड होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु। अब देखिए धान की फसल में क्या करना है, खरपतवार के नियंत्रण करना है। मान लीजिए आपका खेत है, आप धान लगा दिए हो। ठीक है, आप धान लगा दिए हो, लेकिन यहाँ क्या है, छोटी छोटी खरपतवार निकल रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे ये क्या है, खरपतवार। खरपतवार इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीड। ठीक है, अब क्या है, कह रहा है कि धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रोपेनिल का प्रयोग कब किया जाता है। एक दवा है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रोपेनिल। ठीक है, यह धान के खेत में क्या है, खरपतवार के कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है ये। ठीक है, तो कह रहा है कब प्रयोग किया जाता है, तो ये है पोस्ट इमरजेंस। प्रोपेनिल क्या है, पोस्ट इमरजेंस, यानी जब खरपतवार आपके धान के खेत में निकल जाएगी तब जिस दवा का प्रयोग करेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेनिल। ठीक है, और
खरपतवार के निकलने से पहले जिस दवा का प्रयोग करेंगे उसे क्या बोलेंगे, प्री इमरजेंस, और उस दवा का नाम क्या है, ब्यूटाक्लोर। याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि जब खरपतवार निकल गई है तब डाल रहे हैं, कौन, उसे क्या बोलेंगे, पोस्ट इमरजेंस, जो प्रोपेनिल है। एक है जो खरपतवार निकलने से पहले डाल दे रहे हैं, जैसे ब्यूटाक्लोर है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री इमरजेंस। तो याद रखिएगा, ठीक है, गलत नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्या कहते हैं कि धान के खेत में जंगली धान का बॉटनिकल नेम क्या है। देखिए धान के खेत में जंगली धान का बॉटनिकल नेम क्या है। देखिए अगर सही सही देखा जाए तो ये जो ऑप्शन दिया गया है, इकाइनोक्लोया क्रूसी गली, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन को देखते हुए तो यही सही होगा। लेकिन अगर सही से देखा जाए, जंगली धान का जो बॉटनिकल नेम है वो है इकाइनोक्लोया, क्या है, इकाइनोक्लोया, ठीक है, क्लोया, ठीक है, और कोलोनम, ठीक है, कोलोनम, ठीक है, ये है ये सही से तो यही क्या है, जंगली धान है, यही जंगली धान है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, यहाँ ऑप्शन में ये नहीं है, तो हम लोग इकाइनोक्लोया क्रूसी गली को ही हम लोग सही मान लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो अब कहोगे कि सर ये बताइए सच में ये क्या है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्न यार्ड ग्रास, बर्न यार्ड ग्रास, किसको, इकाइनोक्लोया क्रूसी गाली को हम लोग क्या कहते हैं, बर्नयार्ड ग्रास। और जंगली जो है वो है इकाइनोक्लोया कोलोनम, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, धान का गंधी बग कीट किस अवस्था में हानि पहुंचाता है। देखिए जो राइस है, राइस में एक इंसेक्ट अटैक करता है, इंसेक्ट को ही हिंदी में क्या कहते हैं, कीट। ये धान के खेत में अटैक करता है, जिसका क्या नाम है, गंधी बग, ठीक है, क्या नाम है इसका, गंधी बग, ठीक है। किस पे अटैक करता है, धान पे, ठीक है, धान के ऊपर ये अटैक करता है, एक कीट है, इंसेक्ट है। तो लेकिन कह रहा है किस अवस्था में अटैक करता है। तो देखिए धान जब बनता है, ठीक है, धान जब बनता है उसकी जो इस तरह से, जब वो मिल्किंग स्टेज में होता है, जैसे धान को ऐसे दबाओगे, उसके बीज को लेके धान को ऐसे दबाओगे तो इसमें क्या है, दूध जैसा पदार्थ निकलेगा, दूध जैसा पदार्थ निकलेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिल्किंग स्टेज, क्या कहते हैं, मिल्किंग स्टेज। तो गंधी बग किस अवस्था में अटैक करता है, मिल्किंग स्टेज में। समझ में आ गया। तो इसमें से सही क्या हो जाएगा, मिल्किंग स्टेज या दुग्धा अवस्था। यानी गंधी बग एक कीट है जो हानि कब पहुंचाता है, मिल्किंग स्टेज में, ठीक है। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, धान का एक तना छेदक कीट का प्रकोप होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। यानी जैसे मान लीजिए ये धान है, ठीक है, क्या है, ये धान है, ठीक है। अब क्या है, एक स्टेम बोरर एक कीट होता है, क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं स्टेम बोरर, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, तना छेदक, तना छेदक। ये एक इंसेक्ट होता है, कीट होता है, यह क्या है, तनों में छेद कर देता है, ठीक है, छेद करता है, जिसकी वजह से एक सिम्टम्स, एक लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेड हर्ट और सफ़ेद बाली, डेड हर्ट और सफ़ेद बाली वाले लक्षण जो है दिखाई देते हैं, किसमें,
स्टेम बोरर में, ठीक है। यानी तना छेदक कीट जब आपके धान के तनों पर अटैक करेगा तो जो सिम्टम्स दिखाई देंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेड हार्ट, और उसकी जो बाली होती है वो सफ़ेद वाली, वाइट वाली यानी सफ़ेद वाली, ठीक है। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि धान का टुंगरो वायरस किस कीट के द्वारा फैलता है। देखिए एक चीज़ सबसे पहले समझ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे धान हो है, ठीक है, धान है, इसमें एक बीमारी लगती है जिसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, टुंगरो डिजीज। इसे क्या कहते हैं, टुंगरो डिजीज, यानी टुंगरू बीमारी। टुंगरू बीमारी किस में लगता है, धान में, ठीक है। अब बात आती है किसकी वजह से लगता है, तो यह बीमारी लगती है वायरस की वजह से। वायरस की वजह से ये बीमारी होती है, टुंगरू डिजीज। टुंगरू बीमारी किसकी वजह से होती है, वायरस में। किस में लगती है, धान में, ठीक है। अब इस वायरस का क्या नाम है, तो इसे क्या कहते हैं, टुंगरू वायरस। क्या कहते हैं, टुंगरू वायरस। समझ गए। ये यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर होगी। धान में कौन सी बीमारी लगती है, टुंगरू बीमारी। किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। किस, क्या नाम, टुंगरू वायरस। अब बातें आती है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है किसके द्वारा फैलता है। देखिए ध्यान देना है, एक कह रहा है फैलता है, ठीक है ना, क्या कहता है, फैलता है। एक तो इसका जवाब हमें पाना है, एक किसके द्वारा होता है, ठीक है, इसका जवाब हमें ढूंढना है। तो किसके द्वारा टुंगरू डिजीज होता है, तो वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। फैलता कौन है, फैलाता कौन है इसको, यानी एक पौधे से दूसरे पौधे पे कैसे ये बीमारी फैलती है, यानी धान के एक पौधे से दूसरे पौधे में बीमारी कैसे जाती है, कौन ले जाता है, कौन फैलाता है, तो वो है एक कीट ही है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन लीफ हॉपर। क्या कहते हैं, ग्रीन, इधर देख लीजिए, इसको फैलाने का कार्य कौन करता है, ग्रीन लीफ हॉपर। ग्रीन लीफ हॉपर एक कीट होता है जो इस बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, कह रहा टुंगरो वायरस कीट किस कीट के द्वारा फैलता है, तो यही आ गया ग्रीन लीफ हॉपर, यानी हरी पत्ती का फुदका, यानी ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा ये बीमारी धान के एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलती है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। जो फैलाता है उसका क्या नाम है, ग्रीन लीफ हॉपर, ठीक है। कभी कभी क्या है, इस ग्रीन लीफ हॉपर का जो है साइंटिफिक नेम पूछ लेता है, साइंटिफिक नेम, तो नेफोटेट्रिक्स वायरसेंस, ठीक है। ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम किसका, ग्रीन लीफ हॉपर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान में हॉपर बर्न किस कीट के अत्यधिक आक्रमण की वजह से होता है, यानी धान की जो फसल होती है, ठीक है, उसमें एक हॉपर बर्न हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है किस कीट की वजह से ऐसा होता है, तो एक किस कीट की वजह से होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर। ब्राउन प्लांट हॉपर की वजह से ये लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या सही हो जाएगा, ब्राउन प्लांट हॉपर, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धान का ब्लास्ट रोग किसके द्वारा होता है, यानी धान में क्या है, एक ब्लास्ट डिजीज होती है, धान में क्या है, एक ब्लास्ट डिजीज होती है, रोग लगता है। ये होता है फंगस की वजह से, यानी कवक की वजह से, कवक कह दें या कह दें फंजाई की वजह से, ठीक है।
और उस कवक का क्या नाम है? पायरिकुलेरिया वराइजी, पायरिकुलेरिया वराइजी। और देखिए ब्लास्ट डिजीज को एक और नाम से जाना जाता है, रिच मैन डिजीज। अगर आपसे कभी भी पूछे कि रिच मैन डिजीज किसे कहा जाता है, तो ब्लास्ट डिजीज जो धान में लगता है, पैडी में लगता है, राइस में लगता है, उसे क्या कहा जाता है? रिच मैन डिजीज। किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से होता है। और उस कवक का क्या नाम है? पायरिकुलेरिया वराइजी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है धान का एक जीवाणु पर्णझुलसा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। यह एक बीमारी है, शॉर्ट में इसे कहते हैं BLB, यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ठीक है। एक चीज़ तो क्लियर हो गया, ये जो बीमारी है किसकी वजह से होगी? बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। अब हमें पता करना है वो बैक्टीरिया कौन है, तो जैंथोमोनास वराइजी। जैंथोमोनास वराइजी उस बैक्टीरिया का नाम है जो यह बीमारी का कारक है। ठीक है, समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि धान का भूरी पर्णचित्ती, बहुत कठिन शब्द है, इंग्लिश याद करिए, क्या कहते हैं? ब्राउन लीफ स्पॉट। ब्राउन लीफ स्पॉट किस कवक के द्वारा होता है? ठीक है, ब्राउन लीफ स्पॉट जो बीमारी लगती है धान में, वो लगती है हेलमंथोस्पोरियम वराइजी। हेलमंथोस्पोरियम वराइजी फंगस की वजह से, फंगस की वजह से, या कह दें कवक की वजह से। ठीक है, हेलमंथोस्पोरियम वराइजी एक बीमारी है। ठीक है, ब्राउन लीफ स्पॉट। अभी देखिए इसी से संबंधित बंगाल में एक बार क्या है? अकाल पड़ गया था। इसी बीमारी की वजह से बंगाल में अकाल पड़ गया था। ठीक है, किस सन में? 1943 में। 1943 में ब्राउन लीफ स्पॉट बीमारी की वजह से, जो कि हेलमंथोस्पोरियम वराइजी कवक की वजह से होता है, बंगाल में अकाल पड़ गया था। 1943 की बात है। ठीक है, क्योंकि देखिए बंगाल के लोग जो है चावल ज़्यादा पैदा करते हैं। ठीक है, बंगाल के लोग चावल ज़्यादा पैदा करते हैं और वो ज़्यादा करके चावल खाते भी हैं। ठीक है, तो क्या है कि एक बार 1943 में ऐसा हुआ कि इनकी जो जो धान बोए हुए थे लोग, उस पे यही बीमारी लगी जिसे हम लोग कहते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट। ठीक है, किसकी वजह से हुई? ब्राउन लीफ स्पॉट किसकी वजह से हुआ ये ब्राउन लीफ स्पॉट? हेलमंथोस्पोरियम वराइजी, जिसकी वजह से उनके पूरा खेत एकदम खराब हो गया, यानी पैदावार ही नहीं हुई, अकाल पड़ गया, खाने के लिए लोग मरने लगे थे। तभी से उसको क्या कहा जाता है? बंगाल का अकाल, या इंग्लिश में ही इसे क्या कहते हैं? बंगाल फेमाइन। बंगाल फेमाइन। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल फेमाइन किस बीमारी से संबंधित है? तो ब्राउन लीफ स्पॉट बीमारी से संबंधित है, जो कि कवक की वजह से हुआ था। उस कवक का नाम है हेलमंथोस्पोरियम वराइजी। देखिए अगला क्वेश्चन वो आ ही गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? वो आ ही गया है। क्या कह रहा है कि 1943 में बंगाल में भीषण अकाल, जिसे हम लोग क्या है बंगाल फेमाइन, का कारण धान का कौन सा रोग था? यानी धान का वह कौन सा रोग था जिसके कारण बंगाल में अकाल पड़ा था 1943 में, जिसे हम लोग बंगाल फेमाइन के नाम से जानते हैं। तो वह कौन सी बीमारी थी? ब्राउन लीफ स्पॉट। ब्राउन लीफ लीफ स्पॉट, ब्राउन लीफ स्पॉट बीमारी। ठीक है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान का झोंका रोग, झोंका रोग मतलब कि ब्लास्ट डिजीज के नियंत्रण के लिए किस फफूंदनाशी का प्रयोग किया जाता है? फफूंदनाशी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं?
फंजीसाइड, ठीक है। यानी वह दवा जो फंगस को यानी कवक को मार दे, फंगस को मार दे, उसे फंजीसाइड कहते हैं, ठीक है। या अगर हिंदी में कहें जो दवा कवक को या फफूंद को मार दे, उसे हम लोग फफूंदनाशी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें यही सही हो जाएगा, ट्राइसाइक्लोजोल या बबिस्टीन इसे, ठीक है, इसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है धान का एक हाल्स स्मट बीमारी होती है, ठीक है। हाल्स स्मट एक बीमारी होती है। तो इसमें क्या है कि दाने उसके प्रभावित होते हैं। इस बीमारी में क्या है, दाने जो राइस के दाने होते हैं, ठीक है, राइस के जो दाने होते हैं वही क्या है इस बीमारी में प्रभावित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धान का सैनिक कीट का मुख्य लक्षण क्या है। देखिए हमने यही कहा था कि अगर आर्मी होगी तो आर्मी या सैनिक कब अटैक करते हैं, रात के समय, रात के समय अटैक करते हैं। तो रात में फसल की पत्ती और बालियों को जो काटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्मी वर्म या सैनिक कीट, ठीक है। बस हमने एक आपको ट्रिक बताया था कि याद कर लीजिए, जैसे हमारी सेना है, अगर उसे कहीं पे अटैक करना है तो वो सोचती है कि बहुत आराम से धीरे धीरे जाए, कोई देख ना पाए, यानी रात में चली जाए, समझिए। तो यानी जो आर्मी वर्म है ये भी कब अटैक करता है, रात में अटैक करता है, ठीक है। अगला को क्या कह रहा है कि धान का हिस्पा कीट पत्तियों को कैसे नुकसान पहुंचाता है। एक हिस्पा इंसेक्ट है, क्या है, हिस्पा इंसेक्ट है, यानी एक कीट है जो कि धान में लगता है। और कहाँ, धान में कहाँ लगता है, धान की पत्तियों के ऊपर, ठीक है। तो पत्तियों में ये सफ़ेद सुरंग बना देता है, पत्तियों में क्या है, ये सफ़ेद सुरंग बना देता है, पत्तियों में ये क्या है, सफ़ेद सुरंग बना देता है, सफ़ेद सुरंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। अगला कह रहा है कि धान का झुलसा रोग में पत्ती के किनारे पर क्या निकलता है, ठीक है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है, ठीक है, यानी जो BLB बीमारी अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो बीमारी है ज़ैंथोमोनास ओराइजी की वजह से होता है। तो इसमें क्या है, जो धान की पत्ती होती है, ठीक है, धान की जो पत्ती होती है, तो पत्ती के किनारों से कुछ पदार्थ निकलते रहते हैं, पत्ती के किनारों से कुछ पदार्थ निकलते रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊज, ठीक है। अब क्या है, ये बैक्टीरियल ऊज कहलाता है, समझिए, सही हो जाएगा पहला। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान के दानों पर बदबूदार गंध किस कीट की उपस्थिति के कारण होती है। तो कौन, देखिए गंध है, क्या है, गंध है, तो वहाँ क्या है, गंधी है, वहाँ कौन है, गंधी है। अगर गंध है तो गंधी है, तो गंधी बग एक कीट है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, बदबूदार गंध आती है दानों से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान का लेडा, ठीक है, जिसे हम लोग स्वार्मिंग कैटरपिलर कहते हैं, किस मौसम में अधिक प्रकोप करता है, ठीक है, किस मौसम में, जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी, जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी, जिस मौसम में सबसे ज़्यादा क्या होगी, बारिश होगी, तो उस मौसम में क्या करता है, ये जो बहुत ज़्यादा अटैक करता है, तो बाढ़ या भारी बारिश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है धान को उबालने या पकाने से पूर्व जल ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पर बॉयलिंग, ठीक है। हम लोग के गांव में ऐसा नहीं होता है कि पहले क्या है कि कढ़ाई में धान को हम लोग अपने रख देते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं, फिर नीचे से क्या है थोड़ा सा
आग लगा देते हैं, ठीक है, क्या है, आग। फिर थोड़ा सा ये बॉयल इस तरह से हो जाता है, फिर इसको सुखा लेते हैं, फिर इसको इसकी ऊपर जो हस्क है उसको हटाते हैं, फिर इससे क्या है, चावल निकल के आता है, फिर उसको पका के खाते हैं। पता है ना, हर किसी के गांव में घर में होता ही है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, पूरे प्रोसेस को क्या बोले, पर बॉयलिंग, ठीक है, पर बॉयलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पर बॉयलिंग प्रक्रिया में धान में किस विटामिन की बचत होती है। तो देखिए विटामिन B12 और विटामिन B1, B1 का ही साइंटिफिक नेम क्या है, थायमीन, थायमीन, ठीक है। विटामिन B12 साइनोकोबालाइन, ठीक है। तो ये हो गया। तो यानी अगर हम लोग पर बॉयलिंग कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन सी विटामिन उसमें सुरक्षित रहेगी, बची रहेगी, तो विटामिन B12 और B1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है धान के चावल निकालते समय कुटाई प्रतिशत यानी मिलिंग परसेंटेज है, पूछ रहा है, तो 66 से 70% मिलिंग परसेंटेज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है धान के दाने के छिलके और चावल के बीच की परत को क्या कहते हैं, बार्न कहते हैं उसे, बार्न। जैसे मान लीजिए धान की सबसे ऊपरी वाली परत है, फिर यहाँ क्या है, सफ़ेद वाला भाग है, तो इन दोनों के बीच का ये जो भाग है उसे क्या कहते हैं, ब्रेन, समझ गए। तो वही कह रहा है धान के दाने के छिलके और चावल के बीच का जो भाग है वही क्या कहलाता है, ब्रेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोल्डन राइस किस विटामिन की प्रचुरता होती है, यानी गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो वहाँ कौन सी, विटामिन ए, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए। या कहीं कहीं बीटा कैरोटीन भी ऑप्शन में दिया रहता है कि गोल्डन राइस में किसकी मात्रा ज़्यादा हो, तो बीटा कैरोटीन। क्या है, बीटा कैरोटीन से ही विटामिन ए बनता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या है, विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। तो बीटा कैरोटीन से, बीटा कैरोटीन से ही क्या बनता है, विटामिन ए, ठीक है। तो अगर कहीं पे ऐसा कोई कन्फ्यूजन तो नहीं देगा, लेकिन जो गोल्डन राइस है वो किसका अच्छा स्रोत होता है, क्या उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन ए या बीटा कैरोटीन कहते हैं, ठीक है, बात एक है। अगर अगला कह रहा है कि गोल्डन जो राइस है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, यानी गोल्डन राइस को किसने, किस साइंटिस्ट ने तैयार किया था, तो उनका नाम था इंगो पोर्ट्रिकस। इंगो पोर्ट्रिकस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, गोल्डन राइस को तैयार किया था। गोल्डन राइस में विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। साइंटिस्ट का क्या नाम था, इंगो पोर्ट्रिकस, जिन्होंने गोल्डन राइस तैयार किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान के छिलके यानी राइस हस्क में कौन सा तत्व, यानी जो उसकी भूसी होती है, ठीक है, जो उसकी क्या होती है, भूसी या हस्क जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हस्क, इसमें क्या है, सिलिका पाया जाता है, याद रखिएगा, सिलिका, ठीक है, इसमें क्या है, सिलिका पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चावल की जो पॉलिशिंग करने पर किस विटामिन का ह्रास हो जाता है, यानी अगर चावल की पॉलिश हम लोग कर देंगे तो कौन सा विटामिन ख़त्म हो जाएगा, तो विटामिन B1, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थायमीन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा चावल है, ठीक है, ऊपर क्या है, इसकी हस्क है, इसको हटा दिए हम लोग, इसको हटा दिए, फिर चावल मिला, फिर इसको हम लोग क्या है, पॉलिश कर देते हैं, जिसकी वजह से चमकीला हो जाता है,
ठीक है। तो पॉलिश तो कर देते हैं, चावल चमकीला होता है, देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन याद रखिएगा उसकी जो एक अच्छी चीज़ें उसके अंदर थी उसको हम लोग ख़त्म कर दिए, यानी विटामिन बी वन को हमने ख़त्म कर दिया है। यानी हम लोग अगर हमें चावल की पॉलिश कर रहे हैं तो 100% क्लियर है कि हम विटामिन बी1 को हटा रहे हैं, ठीक है। विटामिन बी हट गया तो यानी आपको एक जो विटामिन मिलने वाली थी वो मिलने से आप वंचित रह गए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुगंधित जो बासमती चावल है उसमें विशेष सुगंध का कारण क्या है। यानी जो हम लोग बासमती चावल खाते हैं ऐसे सुन, अरे वाह कितना ज़बरदस्त महक रहा है, तो महक रहा है तो किसके कारण महक रहा है, तो उसमें पाया जाता है 2 एसिटाइल 1 पाइरोलाइन, ठीक है। ये पदार्थ एक केमिकल कह दें, ये क्या कहते हैं, केमिकल पाया जाता है उसमें, या रसायन पाया जाता है जिसकी वजह से बासमती चावल की जो है अच्छी सुगंध आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि धान के भूसे से निकाला गया तेल यानी राइस ब्रान ऑयल जिसे कहते हैं स्वास्थ्य के लिए क्यों अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें ओरिजानॉल की उपस्थिति के कारण, ओरिजानॉल जो भी पढ़ रहे हो पढ़ लीजिए, ठीक है, उसकी उपस्थिति के कारण ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। ओरिजानॉल की उपस्थिति के कारण अच्छा माना जाता है। अगला ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए सही है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान कि सिंचित क्षेत्र में औसत उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। यानी अगर हम 1 हेक्टेयर धान लगा रहे हैं तो इसकी कितनी उपज होगी, ठीक है, यील्ड कितनी होगी, तो याद रखिएगा 40 से 60 कुंतल प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में 40 से 60 कुंटल, ठीक है, धान मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुरक्षित भंडारण हेतु धान के दाने में मॉइस्चर कंटेंट प्रतिशत कितना है। कह रहा है कि अगर आप स्टोरेज करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, स्टोरेज करने जा रहे हो, किसको, राइस को, तो इसमें नमी कितनी होनी चाहिए आपके राइस में, नमी आपके राइस में होना चाहिए 12 से 14%, ठीक है। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है धान के भंडारण के दौरान कौन सा मुख्य कीट होता है, ठीक है। यानी जब हम लोग क्या है कि अपने घरों में या किसी गोदाम में धान का भंडारण करते हैं, यहाँ ले जाके धान को रखते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ जब रख देते हैं तो एक कीट अटैक कर देता है, एक कीट कह दें या हम कह दें इंसेक्ट, एक इंसेक्ट अटैक करता है जिसे हम लोग राइस वीविल बोलते हैं या घुन बोलते हैं, राइस वीविल, ठीक है। सीटोफिलस ओराइजी इसका क्या है, साइंटिफिक नेम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है धान में हुलिंग प्रतिशत कितना होता है, तो ये है 65 से 70% हुलिंग प्रतिशत होता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है सुगंधित जो धान है कि औसत उपज सामान्य धान की तुलना में कैसी होती है। यानी जो हम लोग सुगंधित धान बो रहे हैं, मान लीजिए बासमती बो दिए या कोई और दूसरी, मान लीजिए एक खेत में हम लोग क्या है यहाँ पे बासमती बो दिए, ठीक है, बासमती बो दिए, फिर हमारे पास दूसरा खेत है यहाँ कोई नॉर्मल धान बो दिए, कोई नॉर्मल धान बो दिए, ठीक है। कह रहा है कि किसकी उपज ज़्यादा होगी, तुलना करिए, सुगंधित धान व का औसत उपज सामान्य धान की तुलना में कैसी होगी। यानी जो बासमती बोए हो इसकी उपज कितनी होगी इसकी तुलना में, तो कम होगी। यानी जो बासमती राइस है
उसकी उपज सामान्य धान की वैरायटी की अपेक्षा कम होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि SRI तकनीकी सब किस देश से आई थी। देखिए हमने कल बताया था SRI तकनीक कहाँ से आई थी, मेडागास्कर। जब हमने कहा था जब आप अफ्रीका महाद्वीप देखोगे तो वहाँ बगल में इस तरह का एक द्वीपीय देश है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेडागास्कर। यहीं से SRI जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्री मेथड, ठीक है, यहीं से आया था भारत। ठीक है, चलिए अगला ये कह रहा है कि SRI या श्री मेथड में पौधों से पौधों की दूरी कितनी रखी जाती है। तो इसमें 25 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको मान लीजिए 2 लाइन में आप ऐसे धान लगा रहे हो, ठीक है, 2 ऐसे धान लगा रहे हो इस तरह से, तो देखिए एक धान के पौधे से दूसरे धान के पौधे की दूरी कितनी रहेगी, 25 सेंटीमीटर, और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी कितनी रहेगी, 25 सेंटीमीटर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 25 गुणे 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान की रोपाई के लिए उपयुक्त पौध की गहराई कितनी होनी चाहिए। यानी ये मान लीजिए हमारा खेत है, हम लोग नर्सरी से धान को उखाड़ के लेके आ रहे हैं और इसमें हमें क्या है, लगाना है धान को। तो कह रहा है कि कितनी गहराई तक इसको लगाएंगे। तो ये है 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर हम लोग धान को लगाते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान की किस अवस्था में जल की सबसे कम आवश्यकता होती है। यानी वाटर रिक्वायरमेंट धान के किस स्टेज में सबसे मिनिमम होता है। तो जब पकने लगता है यानी राइपनिंग स्टेज में क्या है, पानी की सबसे कम ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कह रहा है कि असम और पश्चिम बंगाल में धान की बोरो फसल किस ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, तो ये है विंटर, यानी बोरो किस्म जो है असम और पश्चिम बंगाल में विंटर में उगाई जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है धान के खेत में एनारोबिक वातावरण बनने से किस तत्व की प्राप्यता बढ़ जाती है। एनारोबिक का मतलब ये होता है, एनारोबिक का मतलब ये होता है, एक मिनट सॉरी, हाँ, एनारोबिक का मतलब ये होता है कि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन नहीं उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनाएरोबिक, और अगर जहाँ ऑक्सीजन उपस्थित है उसे हम लोग कहते हैं एरोबिक। ठीक है, तो कह रहा है किस तत्व की प्राप्यता बढ़ जाएगी। तो वहाँ फास्फोरस और आयरन की मात्रा जो है, अगर वहाँ एनाएरोबिक कंडीशन होगी तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि धान की फसल में अकोयोची बीमारी एक लगती है किसकी वजह से। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की वजह से एकियोची डिजीज लगती है। सल्फर टॉक्सिसिटी भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो सल्फर की जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसकी वजह से ये बीमारी अकोयोची बीमारी लगती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि धान के 1000 दानों का वजन को क्या कहते हैं। हमने कहा था कि अगर आप 1000, ठीक है, सीड लेके इसको काउंट कीजिए, फिर इसका क्या है वेट कर लीजिए, जो निकल के आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट वेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बासमती धान है
उसका टेस्ट वेट ये कितना होता है, यानी बासमती धान के 1000 सीड को हम लोग लेंगे, फिर इसको क्या है काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद इसको 1000 दानों को वेट करेंगे, वेट करने के बाद जो चीज़ आएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, टेस्ट वेट। क्या बोलेंगे, टेस्ट वेट। कितना होता है बासमती राइस का, बासमती राइस का टेस्ट वेट 21 होता है, ठीक है, 21 ग्राम, 21 ग्राम। यानी बासमती राइस का आप 1000 बीज गिन लीजिए, फिर उसको 1000 बीज को वेट करिए यानी तौलिए, तो उसका जो वेट आएगा वो आएगा 21 ग्राम, और इसे ही हम लोग बोलेंगे टेस्ट वेट, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि जो सामान्य मोटे धान का टेस्ट वेट लगभग कितना होता है। जो सामान्य मोटा धान होगा उसका टेस्ट वेट 25 ग्राम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि IRRI, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, फिलीपींस में है, और फिलीपींस में जो जगह है उसका नाम है मनीला, ठीक है। क्या जगह का नाम है, मनीला, ठीक है। फिलीपींस में एक जगह है मनीला, वहीं पे ये स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ICR का NRRI यानी नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कटक उड़ीसा में, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि IR8 एक वैरायटी है किसकी, धान की, और इसे इंटरनेशनल लेवल पे इसे क्या कहा जाता है, मिरेकल राइस, और इंडिया लेवल पे मिरेकल राइस जया को बोला जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि किसके क्रॉस से बनाए गए, इनके यानी किससे क्रॉस कराया गया था, तो DG और पेटा का जब दोनों का क्रॉस कराया गया तो जो पैदा हुआ उसे हम लोग क्या बोले, IR8, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई, देखिए धान की बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको मान लीजिएगा। धान की खेती के लिए हम लोग फ्लडिंग मेथड का अप्लाई करते हैं, यानी फ्लडिंग मेथड में ये होता है कि हम लोग क्या है, ये हमारा खेत है, हम लोग अपने ट्यूबवेल को चला के रात में सो जाएं, ठीक है। जैसे ये हम जस्ट मजाक कर रहे हैं, मतलब आप मान लीजिए कि आपको किसी खेत में, ये आपका एक खेत है, इसमें क्या है, धान को लगाना है यानी पैडी को लगाना है, तो आप जाओगे, ठीक है, इसमें ट्यूबवेल के द्वारा इसमें पानी चला दोगे, पूरा एकदम खेत आपका पूरा पानी से भर जाएगा। यही क्या है, सिंचाई की फ्लडिंग मेथड है, ठीक है, फ्लडिंग मेथड। अगला ये कह रहा है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे प्रमुख खाद्यान्न कौन तो है, तो धान, ठीक है। तो ये रहा हमारा पार्ट 3, और यही पार्ट 3 ही हमारा फाइनल पार्ट था राइस का, ठीक है। और इसी के साथ हमारे राइस का 100% क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया गया है, यानी 3 वीडियो आपको देखना है, 3 वीडियो देखने के बाद आपके 100 क्वेश्चन राइस से संबंधित मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।